प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम जो कि आपका गद्य का पाठ है, पद्य के पाठ में मैंने आपको 4 कवि मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है, सूर्य तुलसी, महादेवी वर्मा और पंत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा में प्यारे बच्चों आ चुके हैं। और इस प्रकार से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने यहाँ पर जीवन परिचय पर फोकस कम किया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जीवन फोकस पर परिचय कम किया है। मैंने आपको एथेंटिक लाइन ढूंढ करके लाने का प्रयास किया है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है, क्योंकि जो इनका जन्म है 1884 और 1941, ठीक है, अगोना बस्ती में हुआ था। पिता हैं चंद्रवली शुक्ल जी हैं और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी में तैयारी में अपनी उस किताब का उपयोग करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सफल प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं और इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। मैंने जो भी आपने जीवन परिचय तैयार किया है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना है। मैंने इन लाइनों को आपके लिए आपकी उत्तर पुस्तिका को और उपयोगी बनाने के लिए मैंने ढूंढ करके देने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इन लाइनों को आप कंठस्थ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में अगर आप दर्शाने में सफल हो जाते हैं तो उस परीक्षक की क्षमता नहीं है कि आपका आधा अंक भी काट सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुक्ल युग कौन सा है? छायावादी युग को हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं और जो छायावादोत्तर युग है उसको हम शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कापी पे इसलिए लिखा, पहले से लिखा है, क्योंकि अगर बोर्ड पे मैं आपको लिख के पढ़ाता तो वीडियो बड़ा हो जाता, आधा घंटे का वीडियो हो जाता, 40 मिनट का वीडियो हो जाता, मुझे पता नहीं है। इसलिए मैंने टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने इन 10 लाइनों को आपके लिए ढूंढ के लिखने का प्रयास किया है कि अगर आप इन 10 में से अगर आप 5-6 लाइन भी लिखने में सफल हो जाते हैं तो आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएगा। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, ऐसे आपको उतार देना है। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको लिखा है आपके राजीव प्रकाशन में या भी जो भी आप अन्य राइटर की किताब पढ़ रहे हैं, यह चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको अतिरिक्त आपको ढूंढ करके लाने का प्रयास किया है। अगला है यहाँ पर, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के सफल आलोचक और श्रेष्ठ निबंधकार तथा युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। शुक्ल जी, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको संक्षेप में लिखा है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के सफल आलोचक और श्रेष्ठ निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। शुक्ल जी का इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का 19 वर्ष तक संपादन कार्य किया। काफ़ी समय तक, लंबे समय तक शुक्ल जी ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, जो वहाँ बनारस से या प्रकाशित होती थी, उसका 19 वर्ष तक इन्होंने संपादन का कार्य किया। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक तथा आलोचक भी रहे हैं। आलोचक तो एक बहुत बड़े आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक के रूप में माने जाते हैं। और इसके अलावा शुक्ल जी हिंदी व बांग्ला भाषा में अनुवाद भी किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और इनका हिंदी शब्द सागर के संपादन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके अलावा श्याम सुंदर के अवकाश प्राप्त करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास जिन्होंने बात लिखा है, बाबू श्याम सुंदर दास, नोट कर लीजिएगा, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसी तरह से आप उतार दीजिएगा अपनी कापिया पर। अगर आप अपनी कापिया पर इसको उतारने में सफल हो जाते हैं ना, तो उस टीचर की आँख खुल जाएगी कि बच्चे ने कहीं से इसको मेहनत करके लाने का प्रयास किया है। श्याम सुंदर के अवकाश प्राप्त करने के बाद आपका मतलब शुक्ल जी हिंदी विभाग के पद को सुशोभित किया, यानी कि हिंदी विभाग के पद को इन्होंने आप्लावित किया, सुशोभित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, चिंतामणि के 3 भाग इनका निबंध है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। इसके भाग 1, भाग 2, भाग 3 है और विचार वीथी भी है और हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसके बाद त्रिवेणी, रसमीमांसा और सूरदास, यह इनकी अनुदित रचना है। ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कौन है? यहाँ पर मैंने इसको लिखा नहीं था, थोड़ा सा समय बढ़ जाता।
त्रिवेणी, रश्मिमांसा और सूरदास आलोचनात्मक रचनाएं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध पारिमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लाइन मैंने आपके लिए लिखा है। इसको आप शुक्ल जी की जो भाषा है ना, संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर दर्शाइएगा। संपादन कार्य इन्होंने क्या क्या किया? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, नोट कीजिएगा, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत उधर तो सूरदास ने भी लिखा है, लेकिन इन्होंने भी इसका संपादन का कार्य किया है। और हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बनी है, यहाँ पर आनंद छूट गया है, इसका पूरा नाम है आनंद कादम्बनी। और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये दोनों पत्रिकाएं हैं। दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन इन्होंने काशी से करते थे, आनंद कादम्बनी और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। और इस प्रकार से जायसी ग्रंथावली है, तुलसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत है, हिंदी शब्द सागर है, आनंद कादम्बनी है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप इन लाइनों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाने में सफल हो जाते हैं तो आप निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और अगला हमने आपके लिए जो तैयार किया बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल जादू की पुड़िया खुलने वाली है, और वह है प्रसाद। कौन प्रसाद? वही प्रसाद जो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। क्योंकि यह गद्य का पाठ है, छायावाद के जो स्तंभ माने जाते हैं प्यारे बच्चों, वही प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद, 1889-1937, माता पिता, जन्म, बाद बहुत सारी चीज़ों आपने उसको याद किया होगा। मैंने उसको लिखने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो जाता। हम सीधे आते हैं आपके एथेंटिक लाइन पर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे इसको एरो और स्टार बना के अपनी कॉपी पर जीवन परिचय लिखने के बाद लिख देना, और बीच बीच में आप इसको हाईलाइट भी कर देना। और प्रसाद छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, जो कि प्रसाद जो हैं वो छायावाद के जन्मदाता हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद के प्रेरणा स्रोत हैं, सारी चीज़ें हैं। और प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया। क्या बहुत ही कम समय में प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का भी अध्ययन किया है। इन्होंने अल्पायु मतलब छोटी उम्र में भी ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्धशील और आलोकित किया। ठीक है, यानी कि कम उम्र में ही इन्होंने, क्योंकि कुल मिला के मेरे बच्चों ज़्यादा नहीं, 37 से 48 वर्ष तक ही जीवित रहे। बहुत कम समय तक इन्होंने जीवित रह करके हिंदी साहित्य को जो चीज़ें प्रदान की, आज अन्य कवि में वह मिलने दुर्लभ है। प्रसाद जी सफल नाटककार, क्योंकि प्रसाद जी के 14 नाटक हैं। प्रसाद जी सफल नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। अभी इनकी रचनाओं को हम आपको नीचे बताते हैं, किस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अलग अलग दर्शाना है। इनकी काव्य रचनाएँ अलग लिखना है, नाटक अलग लिखना है, और जो कहानी अलग लिखना है, तो फिर आपका काफ़ी और अच्छी बन सकती है। प्रसाद जी अपने नाटकों एवं उपन्यासों तथा कहानी की घटनाओं का वर्णन करते समय वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। कौन सी शैली को अपनाया है? वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इस प्रकार से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो टीचर को पता भी चल जाएगा कि बच्चे ने मेहनत किया है। वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावनात्मक शैली, मनोविश्लेषण, ये 4 शैलियाँ होती हैं निबंध में। वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली, ये 4 प्रकार की शैली हैं प्यारे बच्चों। जब पढ़ोगे तभी तो आएगा। अभी तो आप कक्षा 10 के बच्चे हो, जब और आगे आप चलोगे तो फिर यह शैलियाँ आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। इनके गद्य में विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। ममता इनकी जो प्रमुख रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है ममता। जैसी कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। इसको आप लिख सकते हैं। ममता जैसी कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर, यहाँ पर इनकी काव्य रचनाएँ हैं प्यारे बच्चों, काव्य रचनाएँ हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम अब काव्य रचनाओं पर, जो आपको दर्शाना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। बिल्कुल वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर दिए तो फिर आपकी कहानी भी स्किप हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं मत करना, लेकिन इसको तो याद कर लेना,
इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं लहर, झरना, आंसू, श्रद्धामन गीत, श्रद्धा मनोरथ गीत एक कक्षा 12 में लिखा है इन्होंने। लहर को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। झरना है, आंसू है, प्रेम पथिक है, कामायनी इनका महाकाव्य है प्यारे बच्चों। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है? चिंता है। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति है। मैंने इसको नहीं लिखा बच्चों की लाइन बड़ी हो जा रही थी। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है? चिंता। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति। अभी एक लाइन आपकी बन गई। इनकी कहानी है, पहली कहानी ग्राम्य 1940 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इन्होंने आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, यह भी इनकी कहानी लिख दीजिएगा। उपन्यास कंकाल तितली, इरावती ये पूर्ण है। नाटक यहाँ हमसे छूट गया, चंद्रगुप्त। हाँ, इस नाटक को अभी आबिल चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, और इनका जो है कामना है, और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना, यह इनके नाटक हैं। बस 2-3 नाटक लिख दीजिएगा, बहुत होगा। निबंध संग्रह, काव्य कला इनका निबंध संग्रह है। प्रसाद जी ने प्रकृत वर्णन में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रसाद जी ने प्रकृत वर्णन में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और इस प्रकार से अब हम चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं? आपका जो अगला है वह है बस इस प्रकार से हमारे प्रसाद जी समाप्त हो जाते हैं और छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं मेरे बच्चों। और इस प्रकार से आप इसको, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे बच्चे ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो को बहुत ही मेहनत और परिश्रम से इन 8 से 10 लाइनों को ढूंढ करके लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। आपकी परीक्षा सकुशल पूर्वक आप 96% के साथ टॉप 10 में आए, मेरा यही आशीर्वाद है मेरे प्यारे बच्चों।